आज हम लोग देखेंगे कि पुलिस कस्टडी जो होती है और जुडिशियल कस्टडी, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। क्यों पुलिस कस्टडी के दौरान हम बेल नहीं मांग सकते हैं, क्यों जुडिशियल कस्टडी में ही बेल मांगी जाती है। ये सारा कुछ आज हम लोग का क्लियर होने वाला है, ये कॉन्सेप्ट। और हम लोग न्यू जो सीआरपीसी है उसके प्रोविजंस को भी साइमल्टेनियसली देख लेंगे। ठीक है, तो अगर मान लो कोई एक केस है जहाँ पे मान लो कि कोई ऑफेंस कमिट हुआ। ठीक है, मान लो किसी ने किसी का मर्डर कर दिया। ठीक है, तो मर्डर जैसा क्राइम हो गया, बहुत ही संगीन अपराध है और हमको पता है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस भी है। तो ऐसे केस में अरेस्ट किया जा सकता है बिना वारंट के भी पुलिस के द्वारा। तो अगर कोई पर्सन है उसको जो है वो मर्डर के जुर्म में, और कोई पुलिस जो होती है वो अरेस्ट कर लेती है, तो देखो कैसे कैसे प्रोसीजर इसमें फॉलो करेगा। तो उसको पुलिस जो होगी वो पहले, हमको पता है कि पुलिस आएगी, उसे अरेस्ट करके पुलिस वैन से लेके चली जाएगी। ठीक है, तो जब उसका अरेस्ट हुआ है तो अभी वो मतलब पुलिस की कस्टडी में है। ठीक है, तो उसे पुलिस स्टेशन लेके चली गई है। ठीक है, ये हो गया हमारा पुलिस स्टेशन। ठीक है, हर एक जुरिस्डिक्शन का, हर एक एरिया का हम लोग देखें कि अपना अपना पुलिस स्टेशन होता है। इसी पुलिस स्टेशन में ही हम लोग जानते हैं कि कुछ लॉकअप्स भी होते हैं। लॉकअप जो होता है वहां पे बहुत ज्यादा संख्या में आप जो है ना, किसी भी अक्यूज को आप नहीं रख सकते। ठीक है, लॉकअप होने का पर्पस ये होता है कि अभी जो है वो पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है। इन्वेस्टिगेशन का मतलब हमें पता है कि इन्वेस्टिगेशन जो होता है वो कलेक्शन ऑफ एविडेंस होता है। ठीक है, तो पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान सिर्फ एविडेंस का कलेक्शन करती है। तो अभी जो इस पर्सन अक्यूज को वो लेके गई है मर्डर के जुर्म में, तो उसका मेन पर्पस यहाँ पे ये है कि वो उससे सारा का सारा एविडेंस इकट्ठा कर ले, जैसे कि मर्डर वेपन कहाँ है। ठीक है, अगर मान लो किसी पिस्टल से गोली चली है या फिर कोई नाइफ से गोली चली है, सॉरी नाइफ से अगर मर्डर हुआ है, तो ऐसे केसेस में जो भी है, या फिर कोई पॉइजन दिया गया है तो पॉइजन की जो बॉटल होगी, ये सारी चीजें एविडेंस हो जाती, ये सब वेपन हो गई। ठीक है, ऑफेंस वेपन। तो अभी क्या होता है, ऐसे केसेस में पुलिस का मेन जो एम्बिशन है वो बस ये है कि इस अक्यूज को अरेस्ट करके लॉकअप में रखें और इनके इनसे सब कुछ जो है कन्फेशन करवाया जाए। कन्फेशन कराने, एक तो हमें पता है कि कन्फेशनल स्टेटमेंट जो होता है वो एडमिसिबल होता नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि कई बार पुलिस जो होती है वो आपसे ये सब कन्फेस कराती है कि आपने वेपन कहाँ छुपा के रखा है, ये सारी चीजें। और अगर आप ये बताते हो तो वो इफेक्टिव होगा। अगर आपने बताया कि वेपन जो है इस कमरे के इस वार्डरोब के इस वाले सेक्शन में रखी है, और अगर पुलिस को जाके वहां से वो वेपन मिल जाती है, तो फिर ये आपका एविडेंस जो जो आपने स्टेटमेंट दिया है वो एडमिसिबल हो जाएगा कोर्ट में। ठीक है, तो पुलिस का मेन पर्पस है कि आपको जब वो थाने में लेके गई है तो वो लॉकअप में आपको रखी है। तो लॉकअप में होने के दौरान वो आपसे इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट करना डिमांड कर रही है, आपसे वो एविडेंस कलेक्ट कर रही है। ठीक है, इसके बाद आता है कि अभी तक कोई भी कोर्ट का कोई रोल नहीं आया है, ना ही आपके किसी वकील का रोल आया। आपका वकील भी आपको कुछ भी हेल्प नहीं कर सकता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप जो आता है, जो पहला प्रोसीजरल चेक पॉइंट बोलते हैं। चेक पॉइंट क्यों? क्योंकि पुलिस को बहुत सारा पावर सीआरपीसी में दिया गया है और न्यू वाले बीएनएसएस में तो और भी ज्यादा पावर्स नजर आते हैं। तो ऐसे केसेस में जो पहला चेक पॉइंट है वो जो है वो हमारा सेक्शन, जो अभी न्यू बीएनएसएस है उसका सेक्शन 187 है। ठीक है, रेड विथ सेक्शन 58 है। अगर हम लोग ओल्ड सीआरपीसी की बात करें तो ओल्ड सीआरपीसी का सेक्शन था 167 रेड विथ 57, जिसके तहत क्या था कि अगर 24 घंटे में आपका पुलिस का मतलब मान लो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, तो ऐसे केसेस में पुलिस अगर किसी को भी अरेस्ट की है तो मैंडेटरी है कि पुलिस 24 आवर्स में उसको जो है वहां पे जो भी जुरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट है उस एरिया में, वहां पे जाके उस अक्यूज को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, उनको अक्यूज को उपस्थित कराना होगा कोर्ट में। तो ये फर्स्ट प्रोसीजरल ऑब्लिगेशन है जो कि पुलिस के ऊपर होता है कि अक्यूज को प्रोड्यूस करना है विद इन 24 आवर्स बिफोर द मैजिस्ट्रेट। ठीक है, और ऐसे केसेस में अगर पुलिस को लगता है कि हमें अक्यूज जो है वो 24 घंटे से ज्यादा के लिए चाहिए, ऐसे केसेस में पुलिस जो होती है जब कोर्ट जाती है तो रिमांड एप्लीकेशन के साथ जाती है
क्या कहते हुए जाती है कि हमें अभी इनके कस्टडी की और भी जरूरत है, 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो सका है, तो आप कृपया अप्रूव कर दीजिए कि हम इनको और भी आगे कस्टडी में रख सकें। ठीक है, तो इसके लिए कुछ लिमिटेशंस भी दी गई है जिसका हम लोग यहाँ जिक्र नहीं करेंगे, कि टोटल जैसे ओल्ड सीआरपीसी के तहत था कि 15 दिन का आप जो था वो अरेस्ट कर सकते थे, 15 दिन तक आप पुलिस कस्टडी में रख सकते थे पुलिस। ठीक है, 15 डेज का पीरियड होता था पुलिस कस्टडी का। ठीक है, अभी ये 15 डेज पहले क्या था कि एक एक बार में ही 15 दिन ले ली जाती थी। ठीक है, अभी क्या हो गया है, जो न्यू बीएनएसएस है उसके तहत कर दिया गया है कि ये 15 डेज जरूरी नहीं कि एक ही बार में पहले से फर्स्ट डे से लेके 15th डे तक उसको रखा जाए कस्टडी में। वो उसको स्लॉट्स में भी ले सकते हैं, जैसे एक बार 5 डेज के लिए रखा, फिर जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया, फिर उसको 5 डेज के लिए रख लिया। इस तरह के प्रावधान है, तो हम लोग इसके ऊपर नहीं जाएंगे, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। अभी फिलहाल हम लोग प्रोसीजर देखते हैं कि क्या क्या हुआ। तो पहले हमने देखा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि यहाँ पे ऑफेंस हुआ मर्डर का। पुलिस आपको व्हीकल से लेके थाना ले आती है, थाना में आपको लॉकअप में रख दिया जाता है। 24 आवर्स का पीरियड पूरा हो चुका है और पुलिस अभी भी आपसे पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन में जो है आपकी जरूरत पुलिस को महसूस हो रही है, सब कुछ इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो सका है। ऐसे केसेस में पुलिस 24 आवर्स में मजिस्ट्रेट के पास जाएगी, आपको प्रोड्यूस करेगी और रिमांड एप्लीकेशन के साथ कि हमें इसकी कस्टडी अभी चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग फर्स्ट रिमांड हियरिंग भी कहते हैं, जो कि कोर्ट में होती है। और यहाँ पे कोर्ट जो होता है वो ये डिसाइड करता है कि क्या पुलिस कस्टडी में भेज दिया जाए कि उसको, या फिर उसे जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाए। आप सोच रहे हैं कि जुडिशियल कस्टडी क्या होती है, तो हम अभी नेक्स्ट देख लेंगे। जुडिशियल कस्टडी वैसे आपको मैं शॉर्ट में बताऊं तो ये जेल होता है, जैसे आपने देखा होगा, देखिए जैसे ये तिहाड़ जेल की फोटो है। ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा यरवदा जेल, संजय दत्त जो थे वो पुणे की यरवदा जेल में थे। ठीक है, तो उसी तरह का प्रोविजन होता है कि आप जो हो, जज मैजिस्ट्रेट को ये अथॉरिटी है, ये पावर है कि वो चाहे तो पुलिस कस्टडी एक्सटेंड कर सकता है कि ठीक है तुम ले जाओ इसको कस्टडी में रखो, मतलब अपने पुलिस लॉकअप में ही रखो, और वहां पे इन्वेस्टिगेशन में देखो कि ये पार्टिसिपेट करे, उसको भी ऑर्डर कर देता है। ठीक है, और जुडिशियल कस्टडी में जो अक्यूज होता है वो कस्टडी ऑफ कोर्ट कहते हैं जुडिशियल कस्टडी को, मैजिस्ट्रेट की कस्टडी। मतलब अगर लॉकअप में कोई पर्सन है, कोई अक्यूज है, वो लॉकअप के अंदर है, तो पुलिस उससे जो चाहे जैसे जब चाहे जो पूछताछ कर लेती है। लेकिन जब कोई जेल के अंदर में होता है, तो आप सोचोगे कि जेल, तो हम लोग बोलते हैं जेल में जाना बहुत गलत है, लेकिन जब आप पुलिस कस्टडी से कंपेयर करोगे तो जुडिशियल कस्टडी बहुत ही अच्छी कस्टडी है, क्योंकि यहाँ पे आप कोर्ट की कस्टडी में होते हो। कोई भी आईओ जो होगा ना, जैसे मान लो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नियुक्त होता है, जैसे कोई भी क्राइम हो, तो आईओ को ये अधिकार नहीं है कि वो बिना कोर्ट के परमिशन के वो आपको आके टॉर्चर करे या आपको आके आपसे पूछताछ कर ले जेल में। तो जेल ज्यादा सुरक्षित होता है अगर दो ऑप्शन हो कि पुलिस कस्टडी में जाना है या जुडिशियल कस्टडी में। अब बात आती है कि अगर आप डिफेंस काउंसिल को आप हायर करते, डिफेंस क्यों, क्योंकि प्रोसिक्यूशन कौन है, हमें पता है प्रोसिक्यूशन वो है, जैसे मान लो कि एक पर्सन ए है, ये पर्सन ए, इसने मर्डर किया है, ऐसा इसके ऊपर एलिगेशन है कि इसने मर्डर किया है। और इधर जो है ये पर्सन है, मान लो बी, जिसका मर्डर हुआ है। तो इस बी पर्सन जिसका कि मर्डर हो गया है, मर्डर्ड, इस पर्सन की तरफ से जो काउंसिल होंगे वो कौन होंगे, प्रोसिक्यूशन कहलाएगी, और ये कौन कहलाएंगे, डिफेंस। ठीक है, तो ये लोग जो होंगे, ये लोग चार्ज को एस्टेब्लिश करने का काम करेंगे, प्रोसिक्यूशन, कि ये चीज है, इसने ऐसे किया था, ऐसे मर्डर किया, ऐसे मर्डर वेपन मिला है, ये है ये, तो ये प्रोसिक्यूशन हो गए और ये डिफेंस हो गए। तो अगर डिफेंस मतलब मर्डरर जो है, मतलब ये पर्सन जो है इस टाइम पे फर्स्ट रिमांड हियरिंग में क्या लॉयर हायर कर सकता है, तो बिल्कुल करेगा। और ये जो है यहाँ पे इस लॉयर का काम क्या होगा, अगर आप वकील हैं तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इस टाइम पे आपके क्लाइंट के लिए आपका दो तीन ड्यूटी है। पहला ये है कि आप कोर्ट में अपना वकालतनामा फाइल कर दे कि मैं फलाना क्लाइंट की तरफ से खड़ा हूँ, ये जो अक्यूज्ड है। दूसरा, आपके पास रिमांड का जो एप्लीकेशन है, जो पुलिस ने बढ़ाया है कि उन्हें पुलिस कस्टडी चाहिए, आप वो ले लो, क्योंकि अभी तो आपके पास एफआईआर की भी कॉपी नहीं होगी। तो आप रिमांड की जो एप्लीकेशन है उसकी कॉपी मांगो कोर्ट से,
पहले तो आप उसको आईओ से भी मांग सकते हो। फिर जो पीपी खड़ा होगा, जो प्रोसिक्यूशन के साइड से पीपी खड़े होते हैं, तो ये जो पीपी खड़े हैं इनसे भी आप मांग सकते हो कि हमें रिमांड एप्लीकेशन की कॉपी दो, ताकि आपको पता चल सके कि किस जुर्म में, किस चार्ज में इनको गिरफ्तार किया गया। दूसरा, आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप यहाँ पे जुडिशियल कस्टडी मांगिए। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते हो कि मेरे अक्यूज को छोड़ दिया जाए, मेरे क्लाइंट को छोड़ दिया जाए। आप यहाँ पे बेल की बातें नहीं करते हो। ठीक है, क्यों? यहाँ पे आप जुडिशियल कस्टडी डिमांड करो, क्योंकि अभी ये बंदा पुलिस कस्टडी में है। जब कोई पुलिस कस्टडी में होता है ना, अगर मान लो कोर्ट जो है, मान लो यहाँ पे हमने माना कि कोर्ट जो है पुलिस कस्टडी में भेज देती है उस पर्सन को, तो फिर से वो पर्सन अब कहाँ आ गया? पुलिस कस्टडी के वजह से वो पर्सन आ गया हमारे लॉकअप में। ठीक है, अगर कोई पर्सन लॉकअप में है तो क्या उसको बेल मिल सकता है? अगर कोई पर्सन पुलिस कस्टडी में है तो उसको बेल मिल सकता है? क्या आप बेल मांगोगे अगर उसके लॉयर हो? नहीं। क्यों नहीं मांगोगे आप बेल? क्योंकि वो पर्सन जो पुलिस कस्टडी में, उसको कोर्ट ने अपने ऑर्डर से पुलिस कस्टडी में भेजा है। और क्यों पुलिस कस्टडी में कोर्ट ने भेजा है? तो कोर्ट देखती है कि क्या इस पर्सन का इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेशन अभी जरूरी है, क्या रिकवरी इससे कुछ होनी बची हुई है, क्या इससे कोई स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट अभी लेना बचा है पुलिस को। तो पुलिस यही सारी बातें बताती है कि इस पर्सन का अभी हमको कस्टडी में जरूरत है। जैसे किसी ने चोरी किया है तो वो चोरी का माल कहाँ पे रखा है छुपा के, किसी ने मर्डर का चार्ज है तो इसने वेपन कहाँ रखा है, तो अभी पुलिस को इनसे ये सारा कुछ निकलवाना है। इसको लेके पुलिस जो थी कस्टडी मांगती है, और जज जो होता है वो यही पॉइंट्स देखते हैं कि क्या ये सारी चीजें जरूरी है। और आप इसके अपोजिट बात करते हो, डिफेंस काउंसिल हो तो आप उल्टी बात करोगे कि नहीं, इनसे कोई रिकवर होना जरूरी नहीं है और इनका पार्टिसिपेशन इन्वेस्टिगेशन में अभी जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये सारी बातें करते तो इन्हें अभी जुडिशियल कस्टडी दे दिया जाए हुजूर। आप ये मांगते हो कि जुडिशियल कस्टडी में रखा जाए, पुलिस कस्टडी की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बेल आप ऐसे केसेस में नहीं मांगते हो। जब भी पुलिस कस्टडी में कोई क्रिमिनल है तो उस दौरान आप बेल नहीं मांग सकते। आप वेट करो कि जब वो जुडिशियल कस्टडी में आए, क्योंकि ये लॉजिकल भी नहीं है। एक्चुअली क्या है, पुलिस कस्टडी में बेल हो सकती है एक बहुत एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस है, जैसे मान लो कि वो पर्सन को कुछ बहुत बड़ी बीमारी है, बिल्कुल उसकी स्थिति बहुत खराब है, अगर वो पुलिस कस्टडी में रहता है तो उसका प्रॉपर जो है उसका केयर नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, और उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। ऐसे केसेस में आप पुलिस कस्टडी के अगेंस्ट बेल भी जा सकते हो और कोर्ट कंसीडर कर सकती है। ठीक है, तो बेल जो है वो पुलिस कस्टडी में बहुत एक्सेप्शन है कि हो जाएगा। ठीक है, बहुत एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस में बेल मिलेगा। ठीक है, अदरवाइज जो हम लोग जनरल जानते हैं कि आप हमेशा जुडिशियल कस्टडी डिमांड करते हो एज डिफेंस काउंसिल। जब आपको जुडिशियल कस्टडी मिल गई, मतलब अब आप जेल चले गए, अब आप लॉकअप में नहीं रहे बल्कि आप यहाँ कोर्ट से उठ के आप चले आए जेल में। ठीक है, जब आप जेल में चले जाते हो तब जाके आप जो हो यहाँ पे आप बेल के लिए एप्लीकेशन लगाते हो। तो बेल के लिए जब आप यहाँ एप्लीकेशन लगाते हो तो देखो मैं आपको एक बताता हूँ कि बेल की जो एप्लीकेशन होती है उसके भी आधार होते हैं। जैसे कि पुलिस कस्टडी में तो कोई आधार नहीं बन रहा था, बस सिवाय इसके कि आप बोल देते कि मेरा इन्वेस्टिगेशन में कोई नीड ही नहीं है। ठीक है, लेकिन जब आप जुडिशियल कस्टडी में हो तो जुडिशियल कस्टडी में आपको रखने का मतलब क्या? आप बोलोगे कि जब हमारा इन्वेस्टिगेशन में अब काम ही नहीं तो अब हमको जज साहब क्यों जुडिशियल कस्टडी में रखेंगे? तो देखिए, जुडिशियल कस्टडी में तब तब रखी जाती है और मान लो कि कुछ ऐसी बात है कि फ्लाइट रिस्क है। फ्लाइट रिस्क कहने का मतलब कि आपके जो है भागने का डर है। आपके हो सकता है कि हम आपको कोर्ट जो है वो यहाँ से बरी कर दे और आप भाग जाओ, कल को यहाँ से छोड़ के इंडिया से बाहर चले जाओ, राज्य से बाहर चले जाओ। ठीक है, जुरिस्डिक्शन छोड़ दो। या फिर आप बहुत पहुंच वाले आदमी और बहुत स्कोप है कि आप एविडेंस टेम्परिंग कर दो, या फिर आप विटनेस को इन्फ्लुएंस कर दो, डरा के धमका के पैसे दे के। ठीक है, तो ये जो दो तीन बातें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं चीजों को देख के आपको जुडिशियल कस्टडी में रखा जाता है। फिर जैसे कि स्टेज ऑफ द मैटर की क्या चल रहा है, अगर मान लो इन्वेस्टिगेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इन्वेस्टिगेशन की स्थिति ऐसी है कि अभी आपका मतलब भागना बहुत नुकसानदेह हो सकता है,
ठीक है, तो ऐसे केसेस में भी आपको रखा जाएगा। फिर केस बहुत, मान लो मेरिट्स ऐसा है, जैसे मान लो मेरिट्स कहने का मतलब, अगर मान लो बहुत ग्रेव नेचर का क्राइम है जैसे मर्डर जैसा, जहाँ पे पूरे सोसाइटी को शैटर कर दिया गया, रेप का क्राइम है, ऐसे केसेस में बेल बहुत अनलाइकली होता है कि मिलता है। तो आपको जुडिशियल कस्टडी में इसलिए रखा जाता है, यहाँ पे आप इन्वेस्टिगेशन में कोई भी हेल्प नहीं कर रहे हो। ठीक है, जब आप जुडिशियल कस्टडी में हो तो आप इन्वेस्टिगेशन में हेल्प नहीं कर रहे हो, बस आप इन्वेस्टिगेशन अच्छे से चले इसके लिए कोर्ट आपको रखी हुई है जुडिशियल कस्टडी में। कि आप भाग जाओगे तो प्रॉब्लम होगा, आपके अगेंस्ट ट्रायल नहीं चलाया जा सकता है। अगर आप एविडेंस टेम्पर कर दोगे तो आप मैटर खराब करोगे, इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते विटनेस। तो यहाँ रखने का ये वजह है। और यहाँ रखने का ये वजह था कि आपका जरूरत था इन्वेस्टिगेशन में, कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन। कहने को तो ये बात होती कि पुलिस और आप अक्यूज्ड दोनों मिल के एक्चुअल में जो है सच्चाई तक पहुंचे, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो। लेकिन हमें पता है कि पुलिस कस्टडी में बहुत रिस्क होता है, पुलिस हर तरह से टॉर्चर करती है हमें। इसलिए पुलिस कस्टडी जब भी होती है तो लॉयर जो होता है वो सीख करता है कि उसे जुडिशियल कस्टडी पहले हो। जब जुडिशियल कस्टडी में कोई अक्यूज आ जाता है तब जाके पुलिस जो होती है वो, तब जाके आपका डिफेंस लॉयर जो होगा वो आपका जाके बेल के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन लगाता है। तो ये था आपका डिफरेंस पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी का। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि क्यों बेल नहीं ली जा सकती है पुलिस कस्टडी में। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये भी देखेंगे कि बेल के क्या क्या जो ग्राउंड्स हो सकते हैं, ठीक है, जब आप जुडिशियल कस्टडी में होते हो। ठीक है।